हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो पार्ट ए और पार्ट बी क्लास 12th एनसीईआरटी का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें मेंस और प्री के क्वेश्चंस को लेकर के समझाया गया है। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपके एग्ज़ामों में क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बहुत सारे पीडीएफ में क्वेश्चनों को लेकर के बताया है कि किस तरीके से मेंस में और प्री में यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा देता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पार्ट सी को और ये हमारा लास्ट है न्यू एनसीईआरटी का। तो 6 to 12 एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी इसको करने के बाद से। उसके बाद से हम पढ़ेंगे ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसमें भी कितने सारे क्वेश्चन, अभी मैं एक भी पैराग्राफ ढंग से नहीं पढ़ी हूँ, उतने में ही मुझे इतने क्वेश्चन मिल गए हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए वही क्वेश्चन है और कितनी बार ये रिपीट होता है मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि स्टेट पीसीएसओ का यदि आप तैयारी करते हैं तो एमपी पीसीएस का कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से पढ़ना होगा। हाँ ठीक है, लोकल आप अलग से उसका पढ़ सकते हैं, जो स्थानीय करंट्स होता है उसको आप अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, ये सारी चीज़ें जो वो है इंडियन जियोग्राफी है, वो सब इसी में से पूछा जाता है जितने भी एनसीईआरटी होते हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अभी भी समय है कि 6 से लेकर के आपको 12 तक एनसीईआरटी यहाँ पर हो ही जाएगा। 6 से लेकर के 12 तक पार्ट बी तक तो हो ही गया, बस पार्ट सी ही बच रहा है हमारा। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो अभी भी समय है, देख लीजिए। ठीक है, और पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करें। इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, बीपीएससी का पीवाईक्यू का, हिस्ट्री का पूरा पीवाईक्यू पड़ा हुआ है, बिहार स्पेशल का भी पड़ा हुआ है, साइंस का भी पड़ा हुआ है। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखते हैं, इसको तो मैंने पढ़ लिया, कुछ नहीं है ये, बस ये जो चैप्टर में है उसकी भूमिका तैयार की गई है, तो इसको बस ऐसे ही पढ़ के एक बार आप निकाल दीजिएगा। अब यहाँ ये बंगाल और वहाँ के जमींदार, यहाँ से हमको पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये भी आपसे पूछ सकता है कि औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था। ये आपका प्री का फैक्ट हो सकता है। तो कहाँ स्थापित किया गया था, तो बंगाल में किया गया था। यही वह प्रांत था जहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था तथा नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे। तो यानी ये जो राजस्व प्रणाली, यहाँ पर जो स्थायी बंदोबस्त, स्तंभरारी बंदोबस्त भी कहते हैं इसे, जो स्थापित किया गया था वो यहीं पर किया गया था। ये हो गया आपका। फिर है कि बर्दवान में की गई नीलामी की एक घटना। सन 1797 में वर्धमान यानी आज के बर्धमान में एक नीलामी की गई। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। बर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल यानी भू संपदाएं बेचे जा रहे थे। यानी महाल का मतलब क्या है, भू संपदा। सन 1793 में स्तंभरारी बंदोबस्त लागू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी थी। यानी जो स्तंभरारी बंदोबस्त है, यहाँ पर जो स्तंभरारी बंदोबस्त है, एक तो ये ध्यान रखेंगे कि ये आया कब था, तो 1793 में आया था। और ये किसके किसके बीच में किया गया था, तो एक तो यहाँ पर देखिए जमींदार और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में ये किया गया था। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि किसके मध्य हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार के बीच। और रैयतवाड़ी किसके बीच हुआ था, कंपनी और किसानों के बीच, डायरेक्ट रूप से कंपनी और किसानों के बीच में हुआ था। लेकिन यहाँ पर स्तंभरारी में जमींदार शामिल हैं। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन, अब यही क्वेश्चन आपका बना हुआ है। सबसे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पर है कि स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, तो जमींदारों के साथ किया गया था। ये देखिए, यह जमींदारों के साथ किया गया था। यहाँ पर दिया ग्रामीण समुदायों के साथ, तो ये महालवाड़ी जो था ना, वो ग्रामीण समुदायों के साथ किया गया था। आगे हम इसको देखेंगे। मुकदमों के साथ, किसानों के साथ, तो किसानों के साथ सर आपसे हर बार एक चीज़ बोलते हैं, एक बात बोलते हैं, जैसे कि अभी मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्लास चल रहा है रेगुलर, उसमें सर हमेशा बोलते हैं कि जब आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना हो ना, तो
सिर्फ आंसर को आप मत रटिए, ये मत देखिए कि हाँ इसका तो यही है, जमींदारों के साथ हो रहा है तो बस यहीं तक आपको सीमित रहना है। इन 4 ऑप्शनों को भी देखिए, ठीक है। तो यदि आप देखेंगे तो ग्रामीण जो समुदाय हैं इनके साथ जो हुआ था वो महालवाड़ी हुआ था। महालवाड़ी जो बंदोबस्त आया था वो हुआ था। किसानों के साथ तो ये था आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त। मुकदमों के साथ तो मुकदमा वगैरह तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुकदमे वगैरह तो किसी केस उसके लड़ने के उसमें आएंगे, परिप्रेक्ष्य में आएंगे, तो ये तो वैसे ही आपका बाहर हो जा रहा है। और ये आपका है इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त के साथ, ये किसके साथ हुआ था, जमींदारों के साथ में हुआ था। तो इस तरीके से चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पर देखिए MPPCS में ये तो पूछा था आपका BPSC में, और ऐसा नहीं है, क्वेश्चन यहीं से आपका बनता है घुमा फिरा के। और देखिए क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, 93 में पूछा है, फिर 55 में, और ना जाने कितनी बार पूछा है। अगर मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन को क्रॉप करती जो स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं, यहाँ तक कि IAS में भी पूछा गया है, मतलब UPSC में भी पूछा गया है, तो यहाँ पर ये पेज में जगह ही नहीं बचता, इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए MPPCS में भी यही पूछा है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, मतलब यही है सेम। और यहाँ पर देखिए बस एक ऑप्शन चेंज किया है, 2 ऑप्शन चेंज कर दिया है। एक तो मजदूरों किसानों का तो इसमें है सेम है, यहाँ पर देखिए क्या कर दिया है, यहाँ सॉरी जमींदारों, यहाँ पर मजदूर ला दिया है और यहाँ पर व्यापारी ला दिया है। देखिए बस 2 चेंज हुआ है, बाकी इसका आंसर यही है। अब यहाँ पर देखिए, हाँ सॉरी थोड़ी सी वो लाइट में प्रॉब्लम हो गई थी, इसके लिए जाना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो कब किया गया था, तो यहाँ पर देखिए 1793 में। तो ये देखिए यहाँ पर है आपका आंसर D 1793। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरीके से कितने सारे क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे गए हैं। तो ध्यान रख के आपको पढ़ना है। यूँ तो लग रहा था ऐसे यहाँ पर कि कुछ पूछेगा ही नहीं यहाँ से, लेकिन आप देखिए कि यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, वही क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है अलग अलग स्टेट पीसीएस के एग्ज़ामों में। अब आगे है, जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। चूँकि वर्धमान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उनकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को बेच दी गई। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेंच दिखाई दे गया। उसे जानने में आया कि उनमें से अनेक खरीदार जो हैं वो राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे और उन्होंने राजा की ओर से ही ज़मीनों को खरीदा था। नीलामी में 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे तो राजा की ज़मीनें खुले तौर पर बेच दी गई थी, पर उनकी जमींदारी का नियंत्रण उसी के हाथों में रहा था। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अलग से पैसा वगैरह इन्होंने इकट्ठा किया था, हालांकि ये जो समझौता हुआ था उसके अकॉर्डिंग राजा से चुकाते नहीं थे, तो क्या करते थे ये कि जब लगता था कि हाँ हमारे ऊपर बहुत ही कर्जा है, ये वो करके मतलब अब हमें भरना पड़ेगा, तो वो अपने ही एजेंटों के थ्रू पैसा दिलवा करके अपना ही ज़मीन अपने ही मतलब वो तरीके से खरीद लेता था। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो नियंत्रण था अभी भी वो इस पर बना करके रखा था। ठीक है, यानी संपदाएं तो उसी की थी, बट खरीदने का माध्यम किसी और को वो बनाता था। तो ये कहानी है, इसको ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, यहाँ से खैर कुछ पूछेगा नहीं आपका। यहाँ देखिए, वर्धमान के राजा का डायमंड हार्बर रोड कलकत्ता स्थित राजमहल 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक बंगाल के बहुत से धनी जमींदारों ने अपने लिए सुंदर विशाल स्तंभों वाले राजमहल बनवा लिए थे, जिनमें नृत्य कक्ष, बड़े बड़े मैदान, शानदार प्रवेश द्वार थे। तो पैसा जाएगा कहाँ जब इतने लोग वसूल रहे हैं। तो देखिए इनके ये महल है, दिखाया गया है। अदा ना किए गए राजस्व की समस्या। अकेले वर्धमान राज की जमीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थीं जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई थी। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल की विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ से आपका क्वेश्चन बन भी चुका है मेंस का, और सर ने आपको दिया भी है ये क्वेश्चन।
आगे है 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं संकट के दौर से गुजरने लगी क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे। तो एक कारण ये भी था, सफल क्यों नहीं हुआ था, तो यहाँ पर देखिए एक कारण ये भी हो गया। कारण ये मेंस का क्वेश्चन है, यहाँ से बना हुआ है, प्री का भी आपका बना सकता है स्टेटमेंट में। और खेती की पैदावार घटती जा रही थी। तो खेती की पैदावार घटती क्यों जा रही थी, क्योंकि जो जमींदार हैं वो ज़्यादा राजस्व वसूलते थे, जिससे किसान जो थे वो हतोत्साहित होते थे कि इतना उत्पादन करने के बावजूद भी जब अपना खर्चा ही नहीं चल पा रहा है तो हम इस पे भला ध्यान क्यों दें। ठीक है, तो ये कारण था इसके पीछे। तो दूसरा कारण ये था, दूसरा आप यहाँ पर ये लिखिए, अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन सब तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, तो हतोत्साहित होता था। तो तीसरा बताइए कि निवेश में प्रोत्साहन देने की ज़रूरत थी, जो कि नहीं था। तो कृषि में निवेश का अभाव, ये आपका हो गया तीसरा। और मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कारण आपको कहीं मिल सकता है। ये हो गया आपका तीसरा। जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व मांग की दरों को स्थायी रूप से तय कर दिया जाएगा, यदि राज्य सरकार की राजस्व मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी अपने पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे। हालांकि सोच कर तो यही लाया गया था कि हम एक काम करेंगे कि स्थायी कर देंगे, जो भी टैक्स चुकाना होगा, जो भी कर हम लेंगे उसको स्थायी कर देंगे। उतना हमें देने के बाद से जो भी हम भाग तय करेंगे वो भाग हम वसूलने के बाद से बाकी जो बचेगा वो किसानों का होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं था। जमींदारों के साथ तो ये कर लेते थे कि ठीक है आप हमें इतना ही देना, लेकिन जो जमींदार थे वो किसानों का शोषण करते थे। कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें तो वो तो निश्चित कर देता था, तो ये निश्चित राशि ही इन्हें देते थे और कभी कभी तो चुकाते भी नहीं थे। जैसे कि आपने यहाँ पर एग्जाम्पल देख ही लिया वर्धमान की, कि इनके मन में लालच आ जाती थी और ये क्या करते थे, ये किसानों से बहुत ही ज़्यादा वसूलते थे। अपने मनमाने तरीके से ये किसानों से जो है राजस्व वसूल करते थे। इसलिए उत्पादन जो है हतोत्साहित हुआ, कोई इसमें निवेश नहीं करना चाहता था। तो यही सारे वजह थे। ये हो गया आपका। उद्यमकर्ता भी अपने पूंजी निवेश में निश्चित लाभ की उम्मीद रख सके थे, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। अधिकारियों को यह आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसानों, यौमन का मतलब क्या होता है ध्यान रखेंगे, छोटा किसान, और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बना रहेगा। लेकिन ये वफादार ना होकर के क्या हो गए थे, ये जो जमींदार थे ये क्या हो गए थे, भ्रष्टाचार करने लग गए थे। ठीक है, वफादारी नहीं रह गई थी, धोखाधड़ी करते थे। आगे लेकिन समस्या यह पता लगाने की थी कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे। कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। अब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था। तो ये जो आप ध्यान रखिएगा, ये जो राजा और जो तालुकदार होते थे, अब ये मत समझिएगा कि वहाँ का जो राजा शासक होगा उसी को राजा बोलेंगे, जमींदार को ही राजा बोलते थे। यहाँ पर बताया भी गया है ऊपर ही, ये देखिए, राजा शब्द प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। तो जो कंपनी थी ना वो दिमाग लगा रही थी कि अगर हम कंपनी के अधिकारियों की मदद करते हैं कि ठीक है आप स्तंभरारी बंदोबस्त जो है उस पर कंट्रोल रखिए और एक निश्चित जो राजस्व है वो ला करके हमें दीजिए, तो कहीं ना कहीं कंपनी के अधिकारियों में होड़ लग जाता कि नहीं मुझे इस पद पर जाना चाहिए, मुझे ये अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि इसमें फ़ायदा बहुत होता। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि कंपनी के अधिकारियों को ना दे करके जमींदारों से, जो वहाँ के जमींदार थे जिनको राजा भी बोलते थे, तालुकदार भी बोलते थे, उनके साथ कंपनी ने क्या किया, समझौता किया कि आप एक निश्चित राजस्व जो है हमें ला करके देंगे।
इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का राजस्व समाहर्ता यानी संग्राहक मात्र था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि समाहर्ता क्या होता था, तो राजस्व प्राप्त करता होता था, या संग्राहक कौन था, तो वो भी राजस्व प्राप्त करता ही होता था। तो ये शब्द पूछा गया है आपसे, आप PYQ उठा करके देख लीजिए। हालांकि मैं यहाँ पर क्रॉप करना भूल गई हूँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें देखिए चार्ल्स कॉर्नवालिस का 1785 में थॉमस गेंसबोरो द्वारा चित्र है, ये छोड़ दीजिए यहाँ पर। कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना का कमांडर था, ध्यान रखेंगे इसके पद को कि कॉर्नवालिस था क्या उस टाइम पे, तो वह ब्रिटिश सेना का कमांडर था। जब 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था, उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो ब्रिटिश सेना में क्या था, ये ब्रिटिश सेना में ये था कमांडर, और बंगाल का उस टाइम पे ये था गवर्नर जनरल, और इसी के द्वारा क्या लाया गया था, ले लाया गया था स्थायी बंदोबस्त, और इसी को कहते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त। तो देखिए किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था, क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा था, यहाँ से। तो किसके शासनकाल में, तो आप देख ही सकते हैं कॉर्नवालिस के शासनकाल में यह जो बंदोबस्त है वो लाया गया था। और इस क्वेश्चन को देखिए उत्तराखंड, यूपीपीसीएस, यूपी देखिए, आप देख रहे हैं कि कितना सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। जमींदारों के नीचे अनेक गांव होते थे। कंपनी के हिसाब से एक जमींदारी के भीतर आने वाले गांव मिलाकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी। तदुपरांत जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न भिन्न गांवों से राजस्व की कितनी कितनी मांग पूरी करनी होगी। यानी ये अपने मनमाने तरीके से भी इसको ये अधिकार था कि ये क्या कर सकता था, भिन्न भिन्न गांवों से राजस्व की जो दर है वो तय कर सकता था कि आपको कितना किस गांव से देना है। जबकि जो EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो केवल जमींदारों से करती थी कि आपको हमें इतना देना है। इसी तरीके से शोषण को बढ़ावा मिला था। और फिर जमींदार उन गांवों से निर्धारित राजस्व राशि इकट्ठी करता था। जमींदार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व राशि अदा करेगा, और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संपदा नीलाम की जा सकेगी। यानी यहाँ पर अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी समझौता इसके मध्य की है, जमींदार के मध्य की है, तो डायरेक्ट वो किसानों के संपदा को तो नीलाम नहीं करेगा, क्योंकि जिसके साथ समझौता होगा उसी के साथ तो होगा ना। अब मान लीजिए कि आपसे कोई कर्ज लेता है, तो वो कर्ज नहीं चुका पाता है, तो आप उसी के यहाँ जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि जिस गांव में रह रहा है उस गांव की संपत्ति को आप बेचेंगे, उसके गांव में जाएंगे, आप बोलेंगे भाई कर्ज दो, अगर वो नहीं दे पा रहा तो आप बोलेंगे ठीक है। जैसे बैंक वाला जो होते बैंक, आप देखते हैं कि जब वो कोई कर्ज नहीं दे पाता है तो वो जाते हैं और उनके संपत्ति को बोलते हैं कि कुड़की वगैरह, क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको। तो वो क्या करते हैं, उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, ठीक है, गिरवी वगैरह ऐसा रख करके कुछ होता है, वो अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो ठीक उसी तरीके से कंपनी जो है वो जमींदारों के मध्य समझौता करती थी, और जब जमींदार ये निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे तो उन्हीं की संपदाओं को क्या करती थी, नीलाम करवाती थी। और जब वो नीलाम करवाती थी तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से वर्धमान का जो राजा था उसने अलग से सारे पैसे इकट्ठा कर लिए थे, और या इसी कंपनी के उसमें दिखा रहा था ये कि मैं मतलब इतना कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ कि आपको मैं ये राजस्व जो है वो राजस्व की राशि अदा कर पाऊँ। तो कंपनी भी क्या करती थी, इसको संपत्ति को नीलाम करती थी, और वो उसी संपत्ति को क्या करता था, अपने एजेंटों के थ्रू, जो इसके एजेंट होते थे उन्हीं के थ्रू क्या करता था, फिर से ज़मीन को अपने अंडर में ले लेता था, और कहीं ना कहीं इस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से भी वो कंट्रोल रखता था संपदाओं पे। राजस्व राशि की भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे, अब यहाँ पर बता रहा है कि कारण क्या था कि वो चूक क्यों करते थे, उसका कारण है कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा। एक कारण तो ये है आपका, यानी वो अपने हितों के बारे में सोचते थे कि चलो निर्धारित तो हो गया है, तो एक काम करते हैं, पहले कंपनी का देते हैं और फिर बाकी अपने साइड में रखते हैं। तो ये पहले क्या करते थे कि कंपनी को देने से पहले अपना खर्चा, पहले अपना जितना भी इनका होता था वो साइड में करके उसके बाद से कंपनी को चुकाते थे। यहाँ पर मामला उल्टा हो गया था, कंपनी को पहले देने के बजाय पहले अपना सोचते थे, उसके बाद कंपनी को देते थे। और भी अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यानी कहीं ना कहीं देखिए
कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, इसके लिए वह क्या करते थे, अपनी ही संपदाओं में सुधार करते थे। किंतु स्तंभरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की बकाया रकमें बढ़ती गईं। तो क्यों कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिए एक कारण तो ये हो गया कि अपनी सुरक्षा हेतु, और दूसरा अधिक से अधिक लाभ प्राप्ति हेतु ये जो पैसे मिलते थे इनको, ये अपने ही संपदाओं में सुधार कर, जैसे अपना ही ज़मीन लेते थे, ठीक है, अपने ज़मीनों पर कुछ अलग से निजी तौर पर खेती वगैरह करवाते होंगे, उससे लाभ कमाते होंगे, व्यापार में निवेश करते होंगे। तो ये सारे कारण हैं। तो 3-4 पॉइंट्स आप यहाँ पर भी अपना ऐड कर सकते हैं। ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो, यानी वही जमींदार के साथ ही इनका संबंध था, ये जमींदार के साथ ही समझौता किए थे। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है आपका यूपीएससी का, और देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था। तो रैयतवाड़ी, यदि आपको चलिए नहीं पता है कि रैयतवाड़ी किसके साथ किया गया था, लेकिन आपने ऊपर पढ़ लिया कि कार्नवालिस तो इससे संबंधित नहीं था, क्योंकि ये था स्थायी बंदोबस्त से। तो एक एलिमिनेट कीजिए। अब देखिए आपका आंसर आ गया 2। आपको ये भी नहीं पता है कि रैयतवाड़ी से थॉमस मुनरो भी था, या अलेक्जेंडर रीड था, या कौन था, लेकिन इतना आपको पता है कि कार्नवालिस इससे संबंधित नहीं था, और एक एलिमिनेट करते ही आपका आंसर आ गया सी। यहाँ पर देखिए सी। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका ये केवल स्टेट पीसेस में ही काम आएगा, ये आपका यूपीएससी में भी काम आता है। आगे है, जमींदारों की इस असफलता के कई कारण थे। पहला, प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी, यानी ये किसकी बात कर रहा है, किसकी असफलता की, राजस्व ना चुकाने की, राजस्व ना चुकाने की, इसकी असफलता का बात करता है कि ऐसा क्या कारण था कि जो जमींदार हैं वो राजस्व नहीं चुकाते थे। तो 2 कारण आपने यहाँ पर देखे। तीसरा ये देखिए कि पहला, प्रारंभ मांगें बहुत ऊंची थी, यानी मांग बहुत ऊंचा उन्होंने रखा था, क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। यानी कहना ये चाह रहा है कि कंपनी ने प्रारंभिक मांग ही इतनी ज़्यादा रख दी कि चलो, अगर अब तो ये कंफर्म तो था नहीं कि भाई आने वाले समय में उत्पादन बढ़िया होगा कि नहीं होगा, खेती का विस्तार होगा कि नहीं होगा, आय में वृद्धि होगी भी या नहीं होगी। तो यही सब सोच करके इन्होंने इतनी ऊंची रखी कि उत्पादन में वृद्धि हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं था। ये उस हिस्से में अगर यदि उत्पादन में वृद्धि होती भी है तो वो उसमें दावा नहीं कर पाएंगे, यही सोच करके इन्होंने प्रारंभिक मांगें काफ़ी ज़्यादा रखी थी। एक कारण तो ये था आपका। इस प्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा, यानी वही चीज़ें, और इसके लिए दलील दी थी कि ज्यों-ज्यों कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी और कीमतें बढ़ती जाएंगी, जमींदारों का बोझ सने सने कम होता जाएगा। यानी ये बता भी दिए थे कि ठीक है, हम जो है राजस्व दर को ऊंची तो रख रहे हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हम ये रख रहे हैं जो वो स्थायी है, ये ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो अभी आपको प्रॉब्लम आएगी इतने राजस्व चुकाने में, लेकिन आगे यदि वृद्धि होती भी है तो इससे आपको ही लाभ होगा, और आपका जो ये बोझ है राजस्व चुकाने का वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। सने शने का मतलब धीरे धीरे होता है। दूसरा, ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थीं। तो दूसरा कारण ये हो गया कि ये उस समय इन्होंने किया था जब काफ़ी जो है कृषि उपज की कीमतें नीची थी। उस टाइम पर इन्होंने बहुत हाई राजस्व वसूल करने का मांग रखा था, जिससे रैयत का मतलब होता है किसान के लिए जमींदार को उनकी देय राशि चुकाना मुश्किल था। यानी बेचारे को खाने के लाले पड़े हुए थे, और इन्होंने इतनी ज़्यादा राजस्व की मांग निश्चित कर दी कि ये बेचारे चुका ही नहीं पाते थे। इससे क्या हुआ, उत्पादन और भी ज़्यादा हतोत्साहित हुआ। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो वह आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था। तीसरा,
राजस्व असमान था, फसल अच्छी हो या खराब राजस्व का ठीक समय पर भुगतान करना जरूरी था, यानी राजस्व की असमानता एक कारण ये भी था। तो ये है आपका तीसरा कारण। वस्तुतः सूर्यास्त विधि के अनुसार सूर्यास्त कानून भी किसके समय में लाया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लाया गया था। और ये क्या था सूर्यास्त विधि, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए क्या था, यह निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आता था तो जमींदार को नीलाम किया जा सकता था, यानी जमींदारी को, यानी वही है कि एक डेट फिक्स कर दी जाती थी और ये कहा जाता था कि यदि शाम तक आपने राजस्व का भुगतान नहीं किया जो तय किया गया है तो आपकी जो जमींदारी है, जो आपकी संपदाएं हैं, जमींदारों के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे, जमींदारों की जो संपदाएं हैं उसको नीलाम किया जाएगा। तो एक तो ये था आपका सूर्यास्त विधि। चौथा, इस्तमरारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया था। तो एक तो यहाँ पर शक्ति का सीमित होना, यानी कहीं ना कहीं ये बंध गए थे कि पहले आप हमारा चुकाओ, पहले हमारा प्रबंध करो, उसके बाद से आप किसी और को देखना। तो कहीं ना कहीं इन पर नियंत्रण कुछ ज़्यादा ही था। तो ये है आपका चौथा। तो देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर एक पूरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ठीक है, और स्टार्ट भी आप कर सकते हैं कि क्यों लाया गया था। तो औपनिवेशिक शासन, ये यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। औपनिवेशिक शासन में सर्वप्रथम बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यह व्यवस्था जो है उसको स्थापित की गई थी। इसके असफलता के निम्नलिखित कारण थे। क्या कारण थे ये आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके प्रभाव को बताते हुए आप इस क्वेश्चन को समाप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर सारे फैक्ट मिल गए। रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था। तो ये आपने देख ही लिया, तो इसको छोड़िए। अब यहाँ ये कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी पर वह उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने वश में रखना और उनकी स्वायत्तता को सीमित करना भी चाहती थी। देखिए यहाँ पर क्या ज़बरदस्त यहाँ पर वो दे सकते हैं आप उपशीर्षक के रूप में, जैसे यहाँ पर दिया है ना, प्रबंध तक सीमित रखना। तो यहाँ पर आप हेडिंग दे करके लिख दीजिएगा इसमें स्वायत्तता सीमित, जमींदारों की स्वायत्तता सीमित, ये है आपका इसका, और इसके अंदर ये आप लिख सकते हैं। फलस्वरूप जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। यानी आप यहाँ पर एक पीटी का फैक्ट बन जा रहा है कि जमींदारों को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त थी। तब देखिए, एक तो जमींदारों को स्थानीय न्याय की शक्ति प्राप्त थी, दूसरा स्थानीय पुलिस की व्यवस्था की भी शक्ति प्राप्त थी, यानी स्थानीय पुलिस व्यवस्था के रूप में भी ये काम करते थे। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर आया और जमींदार के अधिकार को पूरी तरह सीमित एवं प्रतिबंधित कर दिया गया। एक मामले में तो यहाँ तक हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो एक कंपनी अधिकारी को तुरंत इस स्पष्ट अनुदेश के साथ उसकी जमींदारी में भेज दिया गया कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लो और राजा तथा उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्राधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। यानी जब ये राजस्व नहीं चुका पाते थे तो इनसे इनकी सारी जो संपत्तियां थीं वो छीन ली जाती थी, जो भी शक्ति दी गई थी वो शक्ति इनसे ले लिया जाता था वापस, और इनकी जगह पर किसी और को क्या किया जाता था, नियुक्त कर दिया जाता था। और इसके साथ साथ इनकी तो पावर वो छीनते ही थे, साथ ही जो इनके अंडर में काम करने वाले अधिकारी थे उन्हें भी क्या करना पड़ता था, अपने जो वो कार्य करते थे उससे हटना पड़ता था। अब ये अधिकारी कौन थे आगे देखेंगे कि इनके अंडर में जो अधिकारी होते थे वो कौन होते थे, तो आगे देखेंगे। इसमें आगे है राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी जिसे आमतौर पर अमला, अच्छा आ ही गया अमला। ये देखिए अमला क्या होता था, तो ये एक अधिकारी होता था, जमींदार का एक अधिकारी जो राजस्व इकट्ठा करने में हेल्प करता था। अमला क्या था, एक राजस्व प्राप्त करने वाला अधिकारी होता था। गाँव में आता था, ये अमला जो है गाँव में आता था, लेकिन राजस्व संग्रहण एक
पारिवारिक समस्या थी। कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमतों के कारण किसानों के लिए अपने देय राशियों का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी कर देते थे। तो एक पॉइंट्स आपका यहाँ भी मिल गया कि जो स्तंभरारी बंदोबस्त था असफलता के कारण क्या थे। तो खराब फसल और नीची कीमत। जब किसान बेचारा बेच नहीं पाएगा तो कहाँ से चुकाएगा, और जब फसल ही खराब हो जाएगी तो उत्पादन कहाँ से होगा। तो ये एक कारण ये भी है असफलता का। ठीक है, ये हो गया आपका। मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे। धनवान रैयत और गांव, सॉरी यहाँ पर देखते हैं, यह देखिए भुगतान में जानबूझकर देरी। रैयत जो थे वो जानबूझकर, यानी किसान जो थे वो जानबूझकर, ये भी आप एक कारण बता सकते हैं। जानबूझकर क्यों करते थे? क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका शोषण होता था, तो सोचते थे कि जब इस तरीके से हो ही रहा है तो हम देरी ही करेंगे, भाई क्यों दें इनको जल्दी हम। तो एक कारण ये भी आप बता सकते हैं। धनवान रैयत और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत ही खुश होते थे। तो ये खुश क्यों होते थे? एक बच्चे ने कमेंट्स में कमेंट में नहीं, यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर यही स्क्रीनशॉट इस वो करके भेजा था उन्होंने, अब मुझे याद आया। तो इसका मतलब ये होता था, वो पूछते थे कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जो धनवान रैयत थे और गांव के मुखिया थे वो जोतदार और मंडल, यानी ये देखिए गांव का मुखिया और धनवान रैयत, तो धनवान रैयत को क्या कहते थे? जोतदार कहते थे, और मुखिया को क्या कहते थे? मंडल कहते थे। यहाँ पर मैं लिखती हूँ धनवान रैयत, यहाँ पर लिखे जोतदार। ये कौन होते थे? तो धनवान रैयत, यानी धनवान किसान होते थे, और मंडल, ये मंडल कौन था? तो गांव का मुखिया, गांव का मुखिया होता था। तो यहाँ पर कह रहा है कि धनवान रैयत और गांव के मुखिया जो थे वो जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत ही खुश होते थे। तो जमींदार को परेशानी में देखकर के खुश क्यों होते थे? क्योंकि ये इनसे बहुत ही ज़्यादा राजस्व वसूल करते थे। ये नहीं देखते थे कि इनके घर में खाने को है कि नहीं, या सूखा पड़ा रहे, चाहे फसल हो या ना हो। ये मनमाने तरीके से उन पर वो अत्याचार करके क्या करते थे? राजस्व इकट्ठा करते थे। तो जब ये राजस्व इकट्ठा नहीं कर पाते थे, अब उत्पादन होगा नहीं, तो भला किसान जो है वो राजस्व कहाँ से देंगे? तो ये भी समय पर क्या करते थे? कंपनी को जब राजस्व नहीं चुकाते थे तो कंपनी से इनको मतलब सुनने को मिलती थी, और ये बहुत ही ज़्यादा परेशान होते थे। तो इसको देख करके ये बहुत खुश होते थे कि चलो हमको सताते हैं तो देखो इनको भी कोई सता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का इसका मतलब यही है, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। यानी जब बहुत ज़्यादा परेशान था, अब वो अपने ताकत का भला इस्तेमाल क्यों करेगा? अब वो जानता था कि मारने पीटने से तो आएगा ही नहीं। अब जब फसल ही खराब है, अकाल पड़ा हुआ है, तो भला वो कहाँ से देंगे? तो वो अपना जो पावर है वो उन पे आजमा भी नहीं पाता था, तो इसलिए बहुत ही खुश होते थे। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी। यानी जो बकायादार थे, जो राजस्व नहीं चुका पाए थे, जमींदार उन पर मुकदमा तो कर सकता था, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा लंबी होती थी। तो सोचता था कि कौन इसमें अपना हाथ डाले। 1798 में अकेले वर्धमान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाये से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे। यानी देखिए मामले कितने ज़्यादा यहाँ पर देखे गए थे। अब देखते हैं जोतदारों का उदय, यानी जो धनी किसान थे। जोतदार यही तो है ना, धनी किसान यानी धनी रैयत। 18वीं शताब्दी के अंत में जहाँ एक और अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांवों में अपनी स्थिति मजबूत करने जा रहे थे। फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहता है, विशद विवरण देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर देखिए, यदि आपसे पूछे कि 18वीं शताब्दी में जो जोतदार थे वो अब क्या हो गए थे, एक संपन्न वो बन गए थे, धनी किसान के रूप में बन गए थे ये। तो इसका जो विवरण हमें मिलता है वो फ्रांसिस बुकानन के सर्वेक्षण से यह जो विवरण है वो प्राप्त होता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए थे। स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार वे उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। यानी अब ये जो किसान थे, जो जोतदार थे, जो धनी किसान थे, अब वो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर स्थानीय, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जोतदारों ज़मीनों के बड़े बड़े, यानी अब ये काफ़ी संपन्न हो गए थे, काफ़ी इनके पास संपदाएं आ गई थी और ये कहीं ना कहीं एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभर रहे थे। तो अब इन्होंने क्या किया कि व्यापार और साहूकार के कारोबार पर नियंत्रण तो किया, क्योंकि अब जो व्यापार होगा, व्यापारी कहाँ आएगा खरीदने, यहीं आएगा, जमींदार इसके जोतदारों के पास ही आएगा, उत्पादन इन्हीं के पास होगा। तो इससे क्या करता था, ये व्यापार पर कंट्रोल तो रखता ही रखता था, साहूकारों पर कंट्रोल तो रखता ही रखता था, साथ ही जो गरीब काश्तकार बेचारे होते थे उन पर भी अपने शक्ति का व्यापक प्रयोग करने लग गए थे। उनकी ज़मीन का काफ़ी बड़ा भाग बटाईदारों के माध्यम से जोता जाता था, जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते थे। यानी बेचारे क्या करते थे कि अपनी ही भूमि की जुताई करते थे, अपना ही हल लाते थे, खुद मेहनत करते थे, खुद फसल उपजाते थे और जब फसल होता था तो आधा जो हिस्सा था, क्योंकि अभी काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे, तो जो आधा हिस्सा था वो जोतदारों को, यानी धनी किसानों को इनको देना पड़ता था, जो गरीब काश्तकार थे। ठीक है, गरीबों पर तो अत्याचार दुनिया करती है, आज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, चिनरी भारत में 23 वर्ष तक रहा था। उस दौरान उसने अनेक चित्र बनाए थे जिसमें आम, तो ये कुछ भी नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ आइए, गांवों में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। यानी गांव में ये काफ़ी शक्तिशाली होते थे, जो बड़े जोतदार होते थे। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांवों में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट कर रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी कराते थे। सच तो ये है कि जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदारी को नीलाम किया जाता था तो अक्सर जोतदार ही उन ज़मीनों को खरीद लेते थे। अब यहाँ पर तस्वीर का दूसरा पक्ष आ गया है। कहा यह जा रहा है कि जमींदार, तो वो जो जमींदार थे वो बेचारे अपने एजेंटों के थ्रू, बेचारे यहाँ पर तो नहीं कहेंगे उनके लिए क्योंकि वो भी काफ़ी शोषण करते थे, वो अपने एजेंटों के थ्रू क्या करते थे, खुद ज़मीन तो खरीदवाते थे, लेकिन सच तो ये कहा जा रहा है कि नहीं, जो बड़े जोतदार होते थे वो भी इनकी ज़मीनों को खरीद लेते थे। और तो और क्या करते थे, यहाँ पर देखिए, वो जो जमींदार है, एक तो वो शहर में रहता था, जमींदार शहर में रहता था और ये गांव में ही रहते थे। तो जो गांव में रहेगा और जो शहर में रहेगा वो स्थानीय लोगों से व्यवहार किसका बना रहेगा, क्योंकि काम तो दोनों ही खैर वही कर रहे हैं, शोषण तो दोनों ही कर रहे हैं। लेकिन अब ये गांव में है, जमींदार तो गांव में है नहीं जो इतना अपना बना करके रखे। वो तो आएगा, कब आएगा, जब उत्पादन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, राजस्व इकट्ठा करने के टाइम पे आएगा, या अपने नहीं आएगा तो अपने अधिकारियों के थ्रू भेज करके यहाँ से लोगों से राजस्व वसूल करेगा। और जमींदार जो है वो तो गांव में ही है। अब मान लीजिए गांव के जो छोटे काश्तकार हैं, क्योंकि अब ये शक्तिशाली है, छोटे काश्तकार बेचारे हैं, जो गरीब किसान हैं, वो कोई भी काम पड़ेगा तो वो इसी के थ्रू आएंगे यही कहने। अगर कोई काम पड़ता है, वो राजस्व नहीं चुकाते हैं, इसको मान लीजिए कि कर नहीं देते हैं, उपज का आधा हिस्सा नहीं देते हैं, तो वो ये जो है इनका जीना हराम कर देगा। आज भी आप देख सकते हैं कोई कार्य होने नहीं देगा, इसलिए ये जो कहता था गाँव वाले वही करते थे। तो वही सारी बातें यहाँ पर पूरी कहानी यही बताई गई है कि जोतदार जो था वो क्या करता था कि एक तो राजस्व में देरी करवा देता था, कहता था कि एक काम कीजिए, और तो अकाल वगैरह के कारण तो होंगे ही जिससे वो वसूल नहीं कर पाता था, लेकिन जोतदार भी क्या करते थे
कि बोलते थे कि आपको अभी नहीं देना है, अभी आप हमें दीजिए, बाद में इनको देना है। तो जानबूझकर भी क्या करते थे, ये देरी करवाते। तो देखिए वहाँ उस टाइम पे जो छोटे किसान थे, जो छोटे काश्तकार थे, जो गरीब थे, उनकी हालत क्या थी। मतलब दोनों तरफ इन्हें देना पड़ता था। एक तो स्थानीय स्तर पर इसको जोतदार को देते थे और फिर यहाँ पर देखिए जमींदार को भी देते थे। तो यहाँ पर आप जो अभी हमने देखा ना ऊपर, कारण बता सकते हैं कि देरी करते थे। कहाँ देखा हमने, यहीं के देखा ना हमने अभी, कहाँ गया, अरे यही है, बार बार यहीं घुमा फिरा के, ये रहा। रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी कर देते थे। तो यहाँ पर डाल दीजिएगा जैसे जैसे जुतदारों के प्रभाव में आकर, या फिर कह सकते हैं आपदा के कारण। आपदा जैसे सूखा, अकाल, बाढ़, ठीक है। फिर फसल उत्पादन में कमी, कीमतों में कमी, ये सब आप जैसे करके या यथा उदाहरण कुछ भी करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये हो गया। अभी इसको देखिए, उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर ये वे गाटीदार या मंडल कहलाते थे। उनके उदय से जमींदारों के अधिकार का कमजोर पड़ना अवश्यंभावी था। यहाँ पर दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक तो आपने मंडल समझ ही लिया कि मंडल क्या होते थे, और ये जो गांव के मुखिया थे वो मंडल होते थे। और यहाँ पर हवलदार, तो इन्हीं लोगों को, ये जो धनी किसान, गांव के मुखिया, ये सब होते थे ना, इन्हीं को कहते थे। तो हवलदार, मंडल, गाटीदार, ये सब इन्हीं से संबंधित शब्द हैं। तो इन्हें थोड़ा सा आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि शब्दावलियाँ हर बार बीपीएससी में पूछता है। तो क्या पता इस बार भी शब्दावली यहाँ से आपके बन के आ जाए। अब आगे देखते हैं इसमें। ये सब छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं है। ये तो ऐसे है कि कौन किसको दे रहा है, बस वो बताया इसमें। जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपने भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इस दबाव से उबरने के रास्ते निकाल लिए। नए संदर्भों में नई रणनीतियाँ बना ली गई। फर्जी बिक्री पर ऐसे ही तरकीब थी। फर्जी बिक्री एक ऐसे ही तरकीब थी। इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। वर्धमान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। फिर दूसरे कदम के तौर पर उसके एजेंटों ने नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया। कंपनी की राजस्व मांग को जानबूझकर रोक लिया गया और भुगतान न की गई बकाया राशि बढ़ती गई। जब भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो जमींदार के आदमियों ने ही अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को खरीद लिया। आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर दिया। इसीलिए उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा। एक बार फिर जमींदार के एजेंटों ने ही उसे खरीद लिया और फिर एक बार खरीद की रकम नहीं अदा की गई और इसीलिए एक बार फिर नीलामी करनी पड़ी। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती रही और अंततोगत्वा राज और नीलामी के समय बोली लगाने वाले थक गए। जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर फिर जमींदार को ही बेचना पड़ा। तो कुछ नहीं है, ये एक तरीका बताया गया है। तो बस इसे ऐसे ही पढ़ के निकाल लीजिएगा एक बार नज़र से। इसे भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखते हैं,
जमींदार लोग और भी कई तरीकों से अपनी जमींदारी को छीनने से बचा लेते थे। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई ज़मीन खरीद लेते तभी उन्हें हर मामले में उनका कब्जा नहीं मिलता था। कभी कभी तो पुराने जमींदार के लठियार नए खरीदार के लोगों को मार पीट कर भगा देते थे, और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पुराने रैयत बाहरी लोगों को यानी नए खरीदारों के लोगों को ज़मीन में घुसने ही नहीं देते थे। तो ये ऐसे पढ़ लीजिएगा, इसको भी, ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी। ये 5वीं रिपोर्ट को देखते हैं। ये महाराजा मेहताब चंद हैं। जब इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब तेज चंद बर्दवान का राजा था। उसके बाद मेहताब चंद के शासन में बर्दवान की जमींदारी काफ़ी फली फूली। मेहताब चंद ने संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। तो जो 1857 के विद्रोह में जो अंग्रेजों ने सफलता प्राप्त की थी, तो उसका कारण आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जो स्थानीय राजा थे उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया था। तो यहाँ पर आप उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण ये कह सकते हैं स्थानीय राजा 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण। ये सारे एग्जाम्पल मिलते नहीं हैं। असफलता के कारणों में एक आप ये भी बता सकते हैं स्थानीय जमींदारों या राजाओं, क्योंकि जमींदार को उस टाइम पर राजा बोलते थे, राजाओं के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत का साथ देना। अब बताइए उदाहरण बर्दवान के राजा मेहताब चंद्र द्वारा इस विद्रोह में साथ दिया गया। संथालों में भी आप बता सकते हैं कि संथालों के विद्रोह में भी साथ दिया था। तो संथालों के जो विद्रोह का दमन किया गया था, तो इसके दमन में भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो देखिए एक ही एग्जाम्पल को आप दो जगहों पर दो विद्रोहों में दिखा सकते हैं उनके एक असफलता के रूप में। और यहाँ पर सबसे बेस्ट ये है कि यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को प्रस्तुत किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है लिख करके, जिसे आप नोट डाउन कर लेंगे। हम जिन परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं उनमें से बहुत से परिवर्तनों का विस्तृत विवरण एक रिपोर्ट में दिया गया है जो सन 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। यह उन रिपोर्टों में से 5वीं रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। अक्सर 5वीं रिपोर्ट के नाम से उल्लेखित यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। इसके 800 से अधिक पृष्ठ, तो छोड़ दीजिएगा, ये सब कुछ भी नहीं है, ये बस यूं ही पढ़ के इसको निकाल लीजिएगा। कंपनी ने 1760 के दशक के मध्य में जब से बंगाल में अपने आप को स्थापित किया था, तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नज़र रखी जाने लगी थी और उस पर चर्चा की जाती थी। ब्रिटेन में बहुत से ऐसे समूह भी थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का विरोध करते थे। वे चाहते थे कि उस शाही फरमान को रद्द कर दिया जाए जिसके तहत इस कंपनी को यह एकाधिकार दिया गया था। ऐसे निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो भारत के साथ होने वाले व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे, और ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश निर्माताओं के लिए भारत का बाजार खुलवाने के लिए उत्सुक थे। यानी कुछ नहीं, कुल मिला जुला करके जो कंपनी का एकाधिकार था उसको समाप्त करने के लिए होड़ लगी हुई थी यहाँ पर कि किस तरीके से इसको समाप्त किया जाए, और जो भारत का बाजार है वो जो उद्योगपति हैं, विनिर्माता हैं, वो सब भी आकर के यहाँ पर अपना मार्केटिंग कर सके। कई राजनीतिक समूहों का तो यह कहना था कि बंगाल पर मिली विजय का लाभ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही मिल रहा है।
संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं। कंपनी के कुशासन और अव्यवस्थित प्रशासन के विषय में प्राप्त सूचना पर ब्रिटेन में गर्मागर्म बहस छिड़ गई और कंपनी के अधिकारियों के लोभ, लालच और भ्रष्टाचार की घटनाओं को ब्रिटेन के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से उछाला गया। ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के शासन को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित किए। कंपनी को बाध्य किया गया, तो आप सभी को पता है कौन कौन से नियम आए थे। कंपनी को बाध्य किया गया वह भारत के प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करें और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियां नियुक्त की गई। यानी वही सब है रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था कंपनी के अधिकार को समाप्त करने के लिए। चीन के साथ चाय का व्यापार कैसे किया गया, ये सारी चीज़ें यहीं से है, वही पृष्ठभूमि है जो आपको पॉलिटी में पढ़ने को मिल जाता है। तो ये हो गया आपका। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, बेनामी शब्द का मतलब क्या होता है, गुमनाम। तो आप सभी को पता है बेनामी का मतलब गुमनाम ही होता है। और लठिया याल का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति जिसके पास लाठी या डंडा हो। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, ये छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, इसे भी ऐसे ही पढ़ के निकाल दीजिएगा नज़र से। अब इसे देख लेते थोड़ा सा। पांचवी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो एक प्रवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। तो पांचवी रिपोर्ट किस समिति ने तैयार किया था, तो प्रवर समिति ने। ऐसे करके कुछ भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। ठीक है। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ, इसके बारे में हमारी अवधारणा लगभग 1.5 शताब्दी तक इस पांचवी रिपोर्ट के आधार पर ही बनती और सुधरती रही। यानी अलग अलग लोगों ने इस रिपोर्ट का अपने तरीके से अलग अलग अपने नज़रिए से अलग अलग व्याख्या किया और किसी ने इसको पक्ष में बताया, किसी ने विपक्ष में बताया, यही सारी चीज़ें चलती रहीं। पांचवी रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुमूल्य हैं, लेकिन ऐसी की सरकारी रिपोर्टों को सावधानीपूर्वक पढ़ना और समझना चाहिए। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि ये रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखी। वास्तव में आधुनिक शोधों से पता चलता है कि पांचवी रिपोर्ट में दिए गए तर्कों और साक्ष्यों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी आलोचना तो होगा ही होगा, तर्क वितर्क तो इस पे होंगे ही होंगे। ठीक है। कुछ लोग अपना कोई और तर्क प्रस्तुत करेंगे, कुछ ये बोलेंगे कि अपने लाभ के हित में लेकर के आएंगे, कुछ ये बोलेंगे कि नहीं वो किसानों का शोषण करने के लिए लेके आएंगे, कुछ ये बोलेंगे कि नहीं वो किसानों जमींदारों ये इन सब का भला करने के लिए लेकर के आए होंगे। तो यही सारी चीज़ें मिला जुला करके वो अपना तर्क आलोचना जो भी है समालोचना प्रस्तुत करते हैं। शोधकर्ताओं ने ग्रामीण बंगाल में औपनिवेशिक शासन के बारे में लिखने के लिए बंगाल के अनेक जमींदारों के अभिलेखागारों तथा जिलों के स्थानीय अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच की है। उनसे पता चलता है कि पांचवी रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे। इसीलिए पांचवी रिपोर्ट में परंपरागत जमींदारी सत्ता के पतन का वर्णन अतिरंजित है और जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी ज़मीनें खोते जा रहे थे उसके बारे में भी बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि जैसा कि हमने देखा है कि जब जमींदारियाँ नीलाम की जाती थी तब भी जमींदार नए नए हथकंडे अपनाकर अपनी जमींदारी को बचा लेते थे और बहुत कम मामलों में ही विस्थापित होते थे। तो विस्थापित किन मामलों में होते थे ये भी हमने देख लिया था कि जो जोतदार होते थे वो क्या करते थे, वो ज़मीनों को खरीद लेते थे। तो इसमें बहुत ही कम मामलों में विस्थापित होते। बाकी जो अन्य मामला था वो हम कह सकते हैं कि ये क्या करते थे, अपने एजेंटों के माध्यम से अपनी ही ज़मीन खरीद करके बचा लेते थे और उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेते थे। ये क्या करते थे कि जो ज़मीनें होती थी वो अपने माओं के नाम पर कर देते थे, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि महिलाओं के नाम से जो संपत्ति होती थी ब्रिटिश कंपनी उसकी नीलामी नहीं करता था। अब पांचवी रिपोर्ट से उद्धृत तो यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं, हम भी देखते हैं। जमींदारों की हालत और ज़मीनों की नीलामी के बारे में पांचवी रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्व समय पर नहीं वसूल किया जाता था और काफ़ी हद तक ज़मीनें समय समय पर नीलामी पर बेचने के लिए रखी जाती थी। स्थानीय वर्ष 1203
तदनुसार ये इतना सन है में बिक्री के लिए विज्ञापित जमीन की निर्धारित राशि जुम्मा, यानी जुम्मा शब्द का मतलब क्या होता है, निर्धारित राशि, ध्यान रखेंगे, इतनी तय की गई थी और वह वास्तव में इतने में बेची गई और इतने रुपए की राशि में जुम्मा के रूप में प्राप्त हुई, यानी निर्धारित जो राशि है वो निर्धारित राशि इतने के रूप में प्राप्त हुई। स्थानीय सम्मत ये दिया गया है, इसमें ये छोड़ दीजिए। बाकीदारों में कुछ लोग देश के बहुत पुराने परिवारों में से थे। ये थे नदिया, राजशाही, बिशनपुर। ये ध्यान रखेंगे, नदिया जिला आप सभी को पता है, काफ़ी फेमस है हिस्ट्री में। राजशाही और बिशनपुर, ये आपसे पूछ लेगा कि लोकेशन है कहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नदिया, नदिया तो आप सभी को पता ही है, नदिया, राजशाही और बिशनपुर, ये कहाँ पर है, तो बंगाल में है, बंगाल में है, क्योंकि जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछ लेता, जैसे मंडी भी पूछा था, यूपी पीसीएस में आप देखेंगे उठा कर 2021 का पेपर, उसमें पूछा हुआ है। साल दर साल उनकी जागीरों के टूटते जाने से उनकी हालत बिगड़ गई, उन्हें गरीबी और बर्बादी का सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में तो सार्वजनिक निर्धारण की राशि को यथावत बनाए रखने के लिए राजस्व अधिकारियों को भी काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। तो जाहिर सी बात है, जब परेशानी होगी, आपदा, बाढ़, सूखा, अकाल पड़ेगा, तो ये बेचारे भी कहाँ से अपना वो राशि जो है वो इकट्ठा कर पाएंगे। इसमें देखते हैं, जिस लहजे में साक्ष्य अभिलेखित किया गया है उससे आप रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के प्राप्त, अच्छा ये आप लोगों को बोलने के लिए कहा गया है, ठीक है। फिर यहाँ एक बार देख लेते, थोड़ा सा छोटा हुआ है, इसमें कोई शब्द तो नहीं है ना। हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग ऐसे शब्दों के लिए किया जाता है जो किसी फर्जी या अपेक्षाकृत महत्वहीन व्यक्ति के नाम से किए जाते हैं और उनमें असली फ़ायदा पाने वाले व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता। कुछ नहीं है, ऐसे ही दिया गया है। लाठियावाड़ का मतलब आप समझ ही गए, ये हो गया आपका। और देख लेते हैं ऐसे, एक बार इसमें भी देख लेते हैं, कोई शब्दावली दिख रही है। दिनाजपुर के जोतदार, बुकानन ने बताया है कि उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर, तो ध्यान रखेंगे दिनाजपुर भी आपका कहाँ पर है, ये दिनाजपुर, ये भी आपका बंगाल में है, उत्तरी बंगाल में। तो देगा कि निम्नलिखित में से दिनाजपुर कहाँ पर है, उत्तरी बंगाल में, दक्षिणी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में, ऐसे करके आपको दे देगा। तो ध्यान रखेंगे ये उत्तरी बंगाल में है। जिले के जोतदार किस प्रकार जमींदार के अनुशासन का प्रतिरोध और उसकी शक्ति की अवहेलना किया करते थे, तो इसमें थोड़ा सा दिया हुआ देखते हैं। भूस्वामी इस वर्ग के लोगों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन लोगों का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इनके बिना जरूरतमंद काश्तकारों को पैसा उधार कौन देता। जोतदार जो बड़ी बड़ी ज़मीनें जोतते थे, तो जोतदार कौन होते थे, जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, जो बड़े बड़े भूभाग को जोतते थे, बहुत ही हठीले और जिद्दी हैं और ये जानते हैं कि जमींदारों का उन पर कोई वश नहीं चलता। यानी इतने शक्तिशाली थे, हठीले थे, जिद्दी, कुछ भी कहिए, कि जमींदारों का इन पर वही नहीं चलता था, वश ही नहीं चलता था। क्यों नहीं चलता था, क्योंकि जमींदार बाहर रहते थे, ये रहते थे गाँव में, तो प्रभाव ज़्यादा इनका ही था। वे तो अपने राजस्व के रूप में कुछ थोड़े से रुपए ही देते थे और लगभग हर किस्त में कुछ न कुछ बकाया रकम रह जाती थी, यानी पूरा अपना ये किस्त भी नहीं चुकाते थे। उनके पास उनके पट्टे की हकदारी से ज़्यादा ज़मीनें हैं। जमींदार की रकम के कारण अगर अधिकारी उन्हें कचहरी में बुलाते थे और उन्हें डराने धमकाने के लिए घंटे 2 घंटे कचहरी में रोक लेते थे, तो वे तुरंत उसकी शिकायत फौजदारी थाना यानी पुलिस थाना या मुंसफ की कचहरी में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि जमींदार के कारिंदों ने उनका अपमान किया है। इस प्रकार राजस्व की बकाया रकमों के मामले बढ़ते जाते थे और जोतदार छोटे छोटे रैयत को राजस्व न देने के लिए भड़काते थे। तो ये हमने देख लिया एग्जाम्पल, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। जैसे ये भी उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे जोतदारों के द्वारा छोटे छोटे रैयतों को राजस्व न देने के लिए उकसाना या भड़काना। ये हो गया आपका। तो शब्दावली तो खैर कोई नहीं था, ये था इसमें बस। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, ये
जमींदार कंपनी को राजस्व अदा करने के लिए गांव पर संबंधी मांग जमा निर्धारित करने। अच्छा, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर देखिए सिकमी रैयत, रैयतों को लगान देते थे, यानी जो सिकमी रैयत होते थे ये इनसे भी छोटे होते थे। तो ध्यान रखेंगे, अगर सिकमी शब्द आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी क्या होते थे, रैयत यानी किसान ही होते थे। सिकमी दे देगा कि निम्नलिखित में से औपनिवेशिक काल में सिकमी का संबंध किससे है, तो सिकमी भी आपका क्या है, रैयत है, रैयत। और यहाँ पर अगर रैयत ना हो करके ऑप्शन में किसान हो तो किसान ही आप लगा करके आएंगे, क्योंकि इसका मतलब किसान ही होता है। ये देखिए, रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में किसानों के लिए किया जाता था। बंगाल में रैयत जमीन को खुद काश्त नहीं करते थे, बल्कि सिकमी रैयत को आगे पट्टे पर दे दिया करते थे। यानी पट्टे पर किसको दे देते हैं, ये थोड़ा सा फैक्ट है, इसको ध्यान रख लेंगे। खुद उस पर काम नहीं करते थे, बल्कि ये क्या करते थे, सिकमी रैयतों को पट्टे पर देते थे। और ये जो सिकमी रैयत है इस पर काम करता था, उत्पादन करता था। जब उत्पादन होता था तो उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखता था, बाकी इनका होता था। आज भी देखेंगे पट्टे पर ज़मीनें चलती हैं, ठीक है। तालुकदार का तो आपने देख ही लिया, ये सब आप ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक देख लिया। काफ़ी बड़ा है ये, 30 पेज का है, तो इसलिए ज़्यादा हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर अच्छे से समझ के पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुदाल और हल जो है यहाँ से हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।